बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। जैसे जैसे सेनेट का इलेक्शन करीब आ रहा है, पाकिस्तान की सियासत में हलचल बढ़ रही है और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तोड़ फोड़ बढ़ रही है। आप जानते हैं कि कल तहरीक इंसाफ सिंध के एक रहनुमा लियाकत जतोई साहब जो हैं, उन्होंने सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट मिलने पर कुछ एतराज़ात किए थे, इल्ज़ाम लगाया था 35 करोड़ में ये टिकट बेचा गया। सैफुल्लाह अबड़ो ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। आज लियाकत जतोई साहब ने यह कहा है कि तुम करो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत पेश करूँगा। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल पंजाब असम्बली में है, जहाँ पे कि हुक्मरान जमात के कुछ जो MPAs हैं वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के किसी MPA या MNA ने पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं की, बल्कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हालिया ज़िमनी इलेक्शन में एक सूबाई असम्बली के हल्के में होने वाली शिकस्त पर खुद ही ये एक फ़ैसला किया कि इस शिकस्त के ज़िम्मेदार जो हैं वो लियाकत खटक साहब हैं, जो कि उस वक्त वज़ीर थे सूबाई, और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो वहाँ पर कोई बगावत नहीं हुई। वहाँ पर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खुद ही अपने एक वज़ीर को वजारत से धक्का दे के बाहर निकाल दिया। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया धक्का दे के बाहर निकाल दिया, इसलिए कि लियाकत खटक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। तो ये जो हुक्मरान जमात में बढ़ती हुई तोड़ फोड़ है, क्यों हो रही है, इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज लियाकत खटक साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी मोहतरमा सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सबसे पहले हम लियाकत खटक साहब से बात करते हैं। खटक साहब, आपने अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बगावत नहीं की, आपने कोई एलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बयान नहीं दिया, फिर भी पार्टी ने आपको जिम्मेदार करार दिया नौशहरा में शिकस्त का। तो क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगे कि अंदरूनी कहानी क्या है, क्यों आपको वजारत से निकाला गया? आमिर साहब शुक्रिया। मसला ये था कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल से नौशहरा के जितने नाज़िमीन थे, तहसील मेंबर्स थे, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स थे, काउंसलर्स थे, पार्टी के वर्कर्स थे, उनको साइड लाइन किया गया और उनको तो उन पर तवज्जो नहीं दी गई। मैंने बार बार इनकी निशानदेही की कि इनको तवज्जो दी जाए और इनके मसाइल को इनको सुना जाए, लेकिन बदकिस्मती से पार्टी में किसी ने इनको नहीं सुना। यहाँ तक कि गुज़िश्ता 7-8 महीने से मेरे मिनिस्ट्री में मदाखलत की गई, मुझे काम नहीं करने दिया गया। मैंने इसका रिटन लेटर चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने कोशिश की कि इमरान खान को मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट करूँ कि वो मुझे टाइम दे कि मैं उनको बता सकूँ कि हमारे सूबे में और हमारे ज़िले में ख़ासकर कौन सी अपने ही वर्कर्स के साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। उसी वजह से पार्टी को शिकस्त हुई। अच्छा, आपको पार्टी ने कोई नोटिस जारी किया, कोई आपसे जवाब तलबी की, कुछ आपसे वजाहत मांगी कि ये जो नौशहरा में शिकस्त हुई है इसका जिम्मेदार आप कैसे हैं? मुझे आज तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, ना मुझे कोई नोटिस दिया गया, ना मुझे कुछ बताया गया। मैंने वज़ीर आला से रिटन लेटर लिखा था कि सेक्रेटरी इरिगेशन मुझे पूछ भी नहीं, वहाँ ट्रांसफर्स हो रही थी, पोस्टिंग्स हो रही थी। मेरे हल्के में जो डेवलपमेंट फंड थे वो भी मेरे थ्रू नहीं बल्कि सारे सूबे में मुझे नहीं पूछा जा रहा था। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? इसकी मैंने डिपार्टमेंट की मीटिंग ये तो उनको बेहतर पता होगा। देखिए ना, आपके भाई जो हैं परवेज़ खटक साहब वज़ीर दफ़ा हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर भी हैं, और आप तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए। तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आपकी असल जो प्रॉब्लम थी वो चीफ मिनिस्टर महमूद खान के साथ है। ये जो नौशहरा का ज़िमनी इलेक्शन है इसमें कोई मामला नहीं था। नहीं जी, ये ज़िमनी इलेक्शन तो अब आया है, आज से 2 महीने से कैंपेन चालू होगी। मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे गुज़िश्ता 6-7 महीने से मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई। मैंने इसके लिए डिपार्टमेंट की तमाम इरिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई, लेकिन उसके मिनट्स मेरे पास मौजूद है। आप कहते हैं मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके ऊपर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैंने रिटन तहफ़्फ़ुज़ात अपने ऑब्जर्वेशन दिए, लेकिन उसके बावजूद किसी ने मुझे नहीं पूछा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अभी MPA तो हैं, तो सेनेट के इलेक्शन में आप क्या करेंगे, किसको वोट डालेंगे? मुझे अभी तक किसी ने कांटेक्ट भी नहीं किया, अपनी पार्टी ने मुझे नहीं कहा कि मुझे कहा,
लेकिन मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। अगर मैंने वोट डाला तो डेफिनेटली पार्टी को दूंगा, लेकिन मुझे पार्टी ने कांटेक्ट ही नहीं किया और शायद उनको मेरे वोट की ज़रूरत ही ना हो। अच्छा, ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप अभी भी कह रहे हैं कि आप पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, लेकिन आपको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा या तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में से किसी ने अभी तक रब्ता कायम नहीं किया। क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के और भी इस तरह के MPA हैं जिनके साथ वही सलूक हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है? जी, मैंने तो अपनी बात आपको बताई, बाकियों का मुझे पता नहीं है कि उनसे कांटेक्ट किया गया कि नहीं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने इस सेनेट के इलेक्शन के मुतालिक बात भी नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत खटक साहब हमसे बात कर रहे थे और कुछ दिन पहले तक वो आबपाशी के वज़ीर थे। नौशहरा में जो इंतखाबी शिकस्त हुई उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन्हें जो सूबाई काबीना है उसमें से निकाल दिया और अब मैं ज्वाइन किया जनाब शकूर शाद साहब ने, जो कराची के इलाके लियारी से रुकन कौमी असम्बली में। बहुत बहुत शुक्रिया शकूर शाद साहब। अब ये बताइए, मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सूरत हाल आपके सामने है। ये जो सूरत हाल है, लियाकत खटक साहब अभी भी कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन मेरे से अभी तक पार्टी ने वोट नहीं मांगा सेनेट के इलेक्शन के लिए। ये सूरत हाल है आपके सामने है। सिंध की भी सूरत हाल आपके सामने है। वो पंजाब असम्बली में PTI के एक मेंबर हैं ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब, वो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो कब्ज़ा ग्रुप से उनका ताल्लुक है। खुर्रम लगारी साहब ने भी पिछले दिनों उनके खिलाफ गुफ्तगू की थी। को इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं या ये सिर्फ मीडिया पे करने वाली बातें हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब वही करेंगे जो लियाकत खटक साहब कह रहे हैं, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो कुछ लियाकत खटक साहब के साथ पार्टी ने सलूक किया है, मैं समझता हूँ कि फिर भी उनकी बड़ाई है, बड़े सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक है कि वो वज़ादारी का सबूत दे रहे हैं। वरना मैं समझता हूँ कि एज ए पोलिटिकल वर्कर की उनकी तज़ीक़ की गई है और इस तरह के जो इख्तलाफात होते हैं वो अंदर बैठ के रिज़ॉल्व किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बैठ के रिज़ॉल्व किए जाते हैं, ना कि ये कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद आप अपनी शिकस्त की ज़िम्मेदारी जो है वो किसी एक शख्स पर डाल के उसकी इस तरह आप एक सियासी तौर पर तज़ीक़ करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंखें नहीं खुल रही, उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि अवाम के अंदर जो उनकी एक सो कॉल्ड मसनूई मकबूलियत थी उसका सियासी जनाजा निकल चुका है। ये पिछले जो इलेक्शन हुए हैं, अभी जितने भी पिछले एक महीने के अंदर बाई इलेक्शन हुए हैं, मीर साहब आप अपनी जो टीम है उससे कहें, अभी वो आपको कैलकुलेट करके देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टोटल वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कास्ट हुए हैं वो 1.5 लाख के करीब हैं और जो PDM की जमातों को इन्हीं इलेक्शंस में वोट कास्ट हुए हैं वो 3 लाख से ज़्यादा है। तो सिर्फ नौशहरा की कहानी नहीं है, आप अगर देखें जो लेकिन इसमें एक और भी फैक्टर है, मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई है कि ये दुरुस्त है कि सिंध में तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है पीपल्स पार्टी का, या इंटैक्ट है या बढ़ा है, लेकिन पंजाब में जहाँ पर तहरीक इंसाफ हारी है वहाँ पे तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ा है और जहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती है वहाँ नून लीग का वोट कम हुआ है। मीर साहब, उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के ये क्लेम करती है मीडिया पे हम एक अकेली सियासी जमात हैं और तन तनहा लड़ रहे हैं, लेकिन माजरत से जिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके सरबराहान को और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये गालियाँ देते रहे हैं कि डाकू चोर चपरासी कहते रहे हैं, वो सारे इनके साथ हैं। ठीक है। और वो कैंडिडेट, मैं अगर सिर्फ डस्का की एक आपको मिसाल दे देता हूँ, जो 15, 20, 25 हज़ार वोट लेते रहे हैं वो सारे कैंडिडेट इस दफ़ा इनके साथ हैं। और जो डस्का के अंदर पूरी कौम ने देखा है जिस अंदाज से इन्होंने धौंस और धांधली की सूबाई इंतज़ामिया के ज़रिए, इनको क्यों ज़रूरत पेश आई? अगर इनकी इतनी अवामी मकबूलियत वहाँ पर मौजूद थी तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि शर्मनाक हद तक इनको वहाँ पे इक़दामात उठाने पड़े। लेकिन फिर मेरा सवाल जो है वो अब वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ रुबीना खालिद साहबा, ये जो सूरत हाल है हुक्मरान जमात में हमें तोड़ फोड़ नज़र आ रही है काफ़ी, इसका कोई आप PDM की जमातें फ़ायदा उठा सकेंगी या अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs वही करेंगे जो लियाकत खटक साहब कह रहे हैं कि हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं? देखिए अमीर साहब, पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बशर्ते कि वो आपकी पार्टी के लोग हों, वो आपकी आइडियोलॉजी को शेयर करते हों, वो आपकी जो सोच है पार्टी की उसको ओन करते हों। इस वक्त मेजॉरिटी जो है इनके पास, वो सारे इधर उधर से इकट्ठे करके इन्होंने एक बनाई हुई है चीज़ जो कि ज़्यादा अरसे की चलने की नहीं होती, क्योंकि जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत पुराना इनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, मेरा अपना बहुत पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। इसी तरह जब आप पार्टी के लीडरशिप में, पार्टी की फ़िलासफ़ी में, पार्टी की आइडियोलॉजी में आपका यकीन होता है तो फिर आप पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जब आप
इस तरीके से आए हों, जो तरीका सबको पता है, जो पिछले 2.5-3 साल से हम कह रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ज़्यादातर मैं नहीं समझती कि वो देखेंगे कि हवा का रुख किस तरफ है, और जिस तरफ हवा का रुख होगा वो लोग उस तरफ चल पड़ेंगे। तो उनसे ये उम्मीद करना लोगों से कि वो पार्टी एफिलिएशंस को फॉलो करेंगे, पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मीर साहब, कि पार्टी की जो लीडरशिप है वो कितना अपने मेंबर्स को ओन करती है। अभी उन्होंने, खटक साहब ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, ना हमें बुलाया है, ना हमारे साथ कांटेक्ट किया गया है। आपको पता है सिंध में इस वक्त सारे हमारे जो MPs हैं, हमारे जो कैंडिडेचर है सेनेट का, वो मिलते हैं उनसे, जाके बात करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। अपने जो देखिए ये इज्जत देने वाली बात होती है, अपने MPs को, हमारे जो सेनेटर्स हैं, जो प्रपोज सेनेटर्स हैं, वो जाके मिल रहे हैं। सलीम मांडवी वाला साहब अब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, उनको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने मेंबर्स की इज्जत नहीं करेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, आप फॉर ग्रांटेड लोगों को लेंगे, तो फिर तो ये होगा जो होने जा रहा है। ठीक है साहब, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ मुख्तसर। देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं KPK में मेंबरान पार्लियामेंट से मिलने, 20 लोग गायब थे। उसकी वजह, उसके बाद जो सिंध में टिकट इन्होंने दिए, नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत दफ़ा आ चुके हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन, उस पर हम बात करते हैं उधर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फ़ायदा अपोजिशन को होगा। लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा? अभी अब्दुल शकूर शाद साहब से बात करते हैं। अब्दुल शकूर शाद साहब जो है, इन्होंने लियारी से इलेक्शन लड़ा था, इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शिकस्त दी थी। कल इन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, और वो बयान जो है उसमें इन्होंने पंजाब के एक सूबाई वज़ीर हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, उनके बयान पर इन्होंने एतराज़ किया था। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो इससे पहले बहुत से ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पे कि उनको पार्टी की क़यादत की तरफ से बहुत सख्त एटीट्यूड का सामना करना पड़ा। उनकी एक दफ़ा वजारत भी चेंज की गई, लेकिन वो मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं। कल उन्होंने क्या बयान दिया, और इससे पहले उन्होंने किस किस कौमियत के खिलाफ कैसे क्या बात की, सुने। हलीम आदिल शेख साहब के साथ जेल के अंदर जब उनको ले जाया गया, तो प्री प्लान 50-60 लियारी गैंग वॉर के गुंडों और मस्टंडों के जरिए से उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। मियाँ हमजा शहबाज कश्मीरी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ कश्मीरी साहब की हदायत पे मियाँ हमजा शहबाज कश्मीरी साहब ने अपनी सरपरस्ती में ये सारी गुंडागर्दी करवाई। आप बार बार कश्मीरी कश्मीरी ये को तंज करें, क्या करें, एक इलाके तासुब को हवा नहीं दे रहे। अल्लाह पाक फिर उसको ऐसी सजा देता है जो हम अपने सोसाइटी, अपने माशरे के अंदर और तारीख़ इंसानियत के अंदर देखते हैं। अपाहज बच्चे पैदा होना, माजूर बच्चे पैदा होना, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि फिर इंसान कानों को हाथ लगाता है। जो उसके इर्द गिर्द के अजीज़ व कारब, जो उस फ़र्द की, उस ताजर की, उस इंसान की पूरी हिस्ट्री शीट जानते हैं, वो फिर तस्करे करते हैं कि इस फ़र्द की ये वो हरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके ख़ानदान के ऊपर ये अजाब लेकर आया है। नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे कहते हैं मैं क्या जाना साल दे 3 नहीं 300 रोजे ना रख दी तो उसी मन के अंदर। तो लियारी के लोगों के बारे में भी इनकी ज़ुबान जो है वो इंतहाई काबिल एतराज़ थी। कश्मीरी कौम के बारे में भी इनकी ज़ुबान इंतहाई काबिल एतराज़ थी। इसके अलावा इन्होंने जो अपाहज बच्चे और माजूर अफराद हैं उनके बारे में कहा कि ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात ये कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं। लेकिन कल जो इन्होंने लियारी वालों के बारे में जो कहा, उस पर शकूर शाद साहब जो है उन्होंने मुतालबा किया है कि ये माफ़ी मांगें। शकूर शाद साहब, कोई फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने आपसे रब्ता किया, कोई उन्होंने आपसे माजरत किया? नहीं, उन्होंने तो माजरत करना गवारा नहीं किया अब तक, लेकिन ये कि मेरा फ़र्ज़ था, मैं लियारी का नुमाइंदा हूँ, और जो वीडियो बयान चला उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लियारी के लोगों ने भी, और पूरे बलूचिस्तान के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, और मैं समझता हूँ ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने फ़र्ज़ अदा किया। लियारी जो है वो आपकी नॉलेज में ये बात है कि नहीं, रेशमी रुमाल तहरीक जब चली थी तो उसमें भी लियारी के मौलाना उमर साहब थे, मौलाना उस्मान साहब थे, और लियारी वो इलाका है जहाँ सियासी तहरीकें परवान चढ़ती रहीं, जहाँ गौस बिजन जो पहली मरतबा कामयाब हुए हैं, जहाँ मौलाना बाशानी जो है वो आकर जानवर बलोच के घर पे ठहरते थे। साहब ने अयूब खान के दौर में लियारी से कामयाबी हासिल की थी। जी हाँ, तो वो वहाँ हमेशा MRD की तहरीक में लियारी के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। बदकिस्मती से वहाँ के वो जो फुटबॉलर, हमारे एक से एक फुटबॉलर थे,
जिन्होंने इस मुल्क का परचम दुनिया में बुलंद कराया। हमारे बॉक्सर जो हैं, हुसैन शाह जैसे बॉक्सर, आपके क्रिकेटर थे कासिम उमर, डबल सेंचुरी उनकी बड़ी मशहूर है। बिल्कुल, एक से एक फुटबॉलर हमारे थे। और आज बदबख्ती से बहुत सारे फुटबॉल के डिपार्टमेंट्स भी बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ इदारों में जो डिपार्टमेंट्स थे फुटबॉल के, वो बंद कर दिए गए। आज फुटबॉलर्स को कोई पूछने वाला भी नहीं। तो ये काफ़ी अर्से से ये सिलसिला चल रहा है और 10-12 साल से ये सिलसिला है कि क्लब से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो बेरोज़गार घूम रहे हैं फुटबॉलर्स, उनकी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। अब उस पर आप आके एक मुसलत की गई, वहाँ पर एक माफिया को मुसलत किया गया। चंद लड़कों को इस्तेमाल करके सियासी उसमें अनासर शामिल थे। उन्होंने ल्यारी के लोगों को यरगवाल बनाने की कोशिश की, उनके ज़रिए मतलूबा नताइज हासिल करने की कोशिश की गई वहाँ पर। उसे ल्यारी के लोगों ने 2018 के इलेक्शन में अपने वोट के ज़रिए बदला लिया। और उस अब वहाँ पर ल्यारी में कोई गैंगवार नहीं। अब ये कहना कि ल्यारी के गुंडे थे, कल एक्चुअली मैंने जो देखा था मुझे बड़ा गुस्सा आया। एक निजी टीवी चैनल पे ये चल रहा था कि गुंडे के साथ साथ आपने सुना उन्होंने मुश्तंडे का लफ्ज़ जी जी जी, वो उसमें जो जगह चल रहा था उसमें उन्होंने 50 गुंडे कहा ल्यारी के। तो मैं कह, ल्यारी में एक से एक आपको अच्छे लोग मिलेंगे। ल्यारी में मैं आपको बताऊं, जितनी गुर्बत है, जो रूट कॉजेज हैं क्राइम होने के, मैं समझता हूँ वो ना होने के बराबर है। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी हुई है वहाँ 99% 99.9% ल्यारी के लोग शरीफ हैं, बिल्कुल शरीफ है। कराची के लोगों ने बड़े हिसाब देके, कराची में मुख्तलिफ गैंग्स रहे और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में। अगर आपको बात करनी है, आप ग्वाल मंडी के गुंडों की बात करें, आप ईरा मंडी के गुंडों की बात करें, आप ल्यारी की क्यों बात करते हैं? अच्छा, अब अगर उन्होंने अब आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो आपको तहरीक इस्तेकाक पेश करेंगे कौमी असम्बली में? मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें अब आज जो आपकी पार्टी की लीडरशिप है उसने एक बयान दिया है, मरियम नवाज साहबा ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस सूरत हाल में कोई पार्टी ना बने, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है। ज़रा सुने मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ये एक सियासी मसला है, आप इसमें पार्टी ना बने। और ये लोग तो चाहते हैं कि पहले हमें फ़ोन करवाए गए कि प्लीज़ बैठ के इमरान खान के साथ पार्लियामेंट से इस पे लेजिस्लेशन करें। हमने इनकार कर दिया, हमने कहा कि हम इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो फिर वो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टी ना बने। जी, ये सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं है? मीर साहब, सुप्रीम कोर्ट को हम बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं कर रहे। बुनियादी तौर पे बड़ी सीधी सी बात है कि आइन के अंदर अगर कोई तरमीम हो सकती है वो पार्लियामेंट मजाज है और वही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकती। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने आमरों को ये इजाज़त दी कि आप यक जुम्बिश कलम आइन में तरमीम करें। ये जुल्म भी होता रहा पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद वो तरमीम नहीं की। आज अगर इलेक्शन होना है सेनेट का, वो खुफिया बैलेटिंग होनी है, वो ओपन बैलेटिंग होनी है, इस तरमीम को भी करने की मिजाज पार्लियामेंट है। यही मरियम बीबी कह रही हैं। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकिन ने ये बात आज चीफ जस्टिस साहब ने भी जो समाअत हुई है उसमें कही है। उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज समाअत के दौरान कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादल नहीं, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार देगी कि आइन का आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पे लागू होता है या नहीं। आर्टिकल 226 के तहत तमाम इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होती हैं या नहीं। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो बात ख़त्म। रियासत के हर अदारे को अपना काम हदूद में रह के करना है। वोटिंग के लिए क्या तरीकाकार अपनाना है, कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट करे। वो पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि आप फैसला करें, पार्लियामेंट फैसला क्यों नहीं कर रही? यही दरख्वास्त जो मरियम बीबी ने सुप्रीम कोर्ट को की है, मैं समझता हूँ कि वो यही दरख्वास्त है जिसका जवाब इन रिमार्क्स की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हमारा इख्तियार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि जनाब पार्लियामान अभी तक क्यों नहीं ये कर पा रही। मीर साहब, अगर किसी घर में कोई खुशी की बात होती है ना, जैसे शादी होती है, तो उसकी खबर घर वालों को 6 महीने पहले होती है। कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा, उसकी खबर नहीं होती, वो किसी वक्त भी हो सकता है। सेनेट के इलेक्शन का गवर्नमेंट को पता था 3 साल पहले कि ये इलेक्शन इस डेट पे होना है। अगर ये इतने ही पुरजोश थे और जो ये कह रहे हैं कि हम तो करप्शन ख़त्म करने के लिए ओपन बैलेटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये साल पहले शुरू करते। जब इन्हें पता लगा कि हमारे मेम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली हमसे भाग रहे हैं हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, हल्के में लोग उन्हें अपने डेरों पे नहीं बैठने दे रहे, बिजली गैस के बिल लेके उनके आ जाते हैं उनके दफ्तरों में, और वो लोग तंग हैं हमसे,
तो अब इन्हें पता लगा लोग भागेंगे हमारे, तो ये रातों रात पहले सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले को मद्देनजर रखते हुए सदाती ऑर्डिनेंस जारी किया। अच्छा, तो ये तो ऐसे ही है, जब सर पे पड़े तो आपको याद आए। मीर साहब एक छोटा सा वाकया सुना दूं। वो दो दोस्त थे, एक ने उधार लिया हुआ था, वापस नहीं कर रहा था, तो दोनों एक दिन बैठे हुए थे, तो ऊपर से डाकू आ गए। उन्होंने कहा पैसे निकालो दोनों जिसके पास हैं। जिसने उधार देना था उसने जेब में हाथ मारा, उसने कहा 1 मिनट। उसने कहा भाई तुम तो अपना उधार वापस लो पहले। उसे पता था पैसों ने जाना है, उसने कहा यार पहले उसके ये क्या बात है, इमरजेंसी सर पे पड़े तो आप इतने नेक बन जाएं। अच्छा चलें, मोहतरमा रुबीना खालिद साहबा, ये बताइए कि बिलावल साहब ने भी आज एक लाहौर में मीडिया टॉक किया है, उसमें उन्होंने वजह बताई है कि क्यों उनको यकीन है कि पीडीएम को इस इलेक्शन में फ़ायदा होने वाला। सुने जी बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। अब उन मेंबर्स के सामने एक चॉइस है कि क्या आपको एक जमहूरी ऑप्शन चाहिए जो आपकी अपनी बेहतरी के लिए, अपना हाउस की बेहतरी के लिए ये ऑप्शन है, या आपको PTIMF का जो उम्मीदवार हैं, जो हमने भी देखा है, इस हुकूमत ने भी देखा है, वो हमारे हुकूमत के दौर में मेंबर्स का फ़ोन का जवाब नहीं देता था, तो आज भी ऐसी ही सिलसिला हो रहा होगा। इशारा है हफीज़ शेख की तरफ, लेकिन हफीज़ शेख साहब तो आजकल खुद लोगों के पास चल चल के जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, तो लगता ये है कि हुकूमत को कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं है। मेरे साथ बात ये है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते एक टाइम होता है हर चीज़ का। अब वो जैसे तारिक ने कहा है कि अब जब वक्त सर पे पड़ गया है, ये 3 साल पहले के प्रोसेसेस थे जो कि स्टार्ट होने चाहिए थे। और कैंडिडेचर मेरे साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कैंडिडेट फील्ड में कौन ला रहे हैं। मेरी बहुत एहतराम है हफीज़ शेख साहब के लिए, लेकिन हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का अगर सियासी बसीरत और सियासी शऊर के तनाजुर में इन दोनों को रख के देखा जाए तो देयर इज़ नो मैच। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज को चिराग दिखाना के मुतरादिफ है। अगर इनका था इरादा तो इनके पास कोई कैंडिडेट्स की मेरे ख्याल में कमी नहीं होनी चाहिए। इनकी भी सफ़ों में अच्छे लोग हैं जो कि सियासी एक बैकग्राउंड रखते हैं, जिनकी सियासी कोई रूट्स हैं। तो इस तरह का कैंडिडेट लेकर आके मेरे ख्याल में इन्होंने खुद ही अपने पाँव पे ये उसी वजह से कल्हाड़ी मारी है। हफीज़ शेख साहब को उसी वजह से सेनेटर बनाना चाह रहे हैं, जिस वजह से पीपल्स पार्टी उनको सेनेटर बनाना चाहती थी, जिस वजह से परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में काफ लीग उनको सेनेटर बनाना चाहती थी, तो वो एक ही वजह है। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो है वो मुकाबला में, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मेजॉरिटी भी मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परफॉर्म भी कर रही थी। आप यहाँ परफॉर्म भी नहीं कर रहे, आपके पास जो है महंगाई का एक तूफान है, और जिस शख्स की वजह से, जिसके साथ लोग उसको रिलेट करते हैं कि इस शख्स की वजह से ये सारा तकलीफ जो है ये हम पर है, उसी शख्स को आपने एक ऐसे हमारे जो कैंडिडेट है गिलानी साहब, उनके सामने खड़ा कर दिया। और गिलानी साहब ने जिस तरह डिलीवर किया, गिलानी साहब ने एज ए स्पीकर जिस तरह डिलीवर किया, एज ए वजीर आजम जिस तरह डिलीवर किया, लोगों को वो अच्छाइयाँ उनकी याद है। और इसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इस हाउस में बैठे हैं जिनके साथ गिलानी साहब ने बड़े इखलाक से, बड़े इसकी गवाही तारिक साहब भी देंगे। तारिक साहब पता नहीं गवाही देते नहीं, इनकी पार्टी ने तो उनको नाअहल करवाया था, खुद नहीं वो एक सियासी कोर्ट में गए थे ये। अच्छा शुक्र शाह साहब ये बताएं, शुक्र शाह साहब ये बताएं, आपने कभी हफीज़ शेख साहब को फ़ोन किया है, वो फ़ोन उठाते हैं आपका? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मीटिंगों में मुलाकात होती रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है जी कि हफीज़ शेख साहब हार जाएंगे? जैसे मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की कि इन दोनों में तो कोई मैच ही नहीं है। अच्छा। आप देखें ना, हफीज़ शेख कोई कन्विक्टेड आदमी है, कभी नायल हुए हैं, ना कभी उस पर कोई करप्शन का केस है। एक मिनट जरा बात सुनो, बात आपकी ठीक है ना उस पर क्या थे। और आज शाम को मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था कि नवाज शरीफ जो है, जिसे वो सियासी वारिस हम कहते थे सारी ज़िंदगी, ठीक है ना, जनरल ज़ियाउल हक का सियासी वारिस, और उसका जो चीफ बॉडीगार्ड है वो आज गिलानी साहब के पीछे खड़े हुए थे। कौन? वो नाम नहीं जानता मैं, आजकल दाढ़ी वाड़ी भी रख ली है, आज भी कहीं दंगा मुश्ती में साथ थे। अच्छा। वो कोर्ट कचहरियों में, तो वो आज जब उनको मैंने देखा तो आप यकीन करें मैं ये फैसला कर चुका था कि मैं वोट डालने नहीं जाऊँगा, लेकिन आज मैं सोचने मजबूर हूँ। क्या अच्छा, आपने पहले फैसला किया था कि आप वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि मैं जनरल मुशर्रफ के सियासी वारिसों के जो नुमाइंदे हैं इस वक्त, गिलानी साहब जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, जनरल ज़िया के सियासी वारिसों का नुमाइंदा है वो। अच्छा। और वो
उससे अगर कामयाब होने का मतलब ये, और जनरल ज़िया के दौर में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन जो हुए थे उसमें भी साहब बहादुर जो है स्पीकर थे, नॉन पार्टी इलेक्शन जबकि पार्टियों ने बाइकआउट किया होता था। हम खुद आगे थे, कराची में हम 14-15 लड़के थे जो पूरे कैंपेन को चला रहे थे, वो हमारे लोगों ने नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन के खिलाफ। हाँ, और हमने कुर्बानियाँ दी थी, लोगों ने बड़ी जद्दोजहद उस वक्त आप पीपल्स पार्टी में थे? मैं तो आखिर तक थे पीपल्स पार्टी में, लेकिन जब बीबी के बाद हमारी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। 2012 में मुझे कराची का नायब सदर बना के 5 महीने बाद फिर फारिग कर दिया गया। किसके कहने पर, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, एक फ़ोन कॉल पर मुझे हटाया गया था। अच्छा, लियारी की चले अब सिंध की बात हो रही है, तो सिंध में कुछ और भी कुछ इश्यूज हैं, वो नए नए इश्यूज हैं, उन पर बात करते हैं। शकूर शाद साहब से भी, तारिक फजल चौधरी साहब से भी, रुबीना खालिद साहब से एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक छोटा सा सिनारियो पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत। फ़र्ज़ करें कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी और पीडीएम की बाकी पार्टियां जो हैं वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देती, तो ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें कि आप कामयाबियों का क्रेडिट ले रहे हैं और ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त हलचल है, तो फिर तो कुछ भी ना होता। इमरान खान साहब को खुला वाकवर होता, वो बाई इलेक्शन भी जीत रहे होते और सेनेट की सारी सीटें भी उनकी हो जाती। तो क्या आपको रियलाइज़ हुआ है कि जो इब्तिदा में आपकी पार्टी की जो पॉलिसी थी वो ज़रा सही नहीं थी? मीर साहब, इसमें जो जिस चीज़ के ऊपर बात हो सकती है वो टाइमिंग है। बुनियादी तौर पे इस्तीफ़े देने, लॉन्ग मार्च करना, रैलियाँ करनी, बड़े बड़े जलसे करने, ये सारा उस स्ट्रेटजी का हिस्सा था जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा एक कैंपेन जो है वो पीडीएम के प्लेटफार्म से अपोजिशन ने शुरू की थी। अब इसमें लॉन्ग मार्च करना था, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, मौसम क्या है, लोगों को किस तरह जमा करना है, लॉजिस्टिक्स, हर चीज़ वो अभी आगे फाइनली ऐलान हुआ है कि 26 मार्च को। इसी तरह इस्तीफ़ों की जो बात है उसमें फ़ैसला यही हुआ था कि तमाम आपके जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं उनसे इस्तीफ़े लेके क़यादत के पास जमा करवा दिए जाएंगे, जो कि जमा हो चुके हैं, और उसके बाद क़यादत ये फाइनल फैसला करेगी कि कब वो मुतलका जो स्पीकर हज़रात हैं उनको भेजने हैं। ठीक है, तो ये एक तो आप एक चाल है जो कि अभी आज, क्योंकि बिलावल साहब ने अपनी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि कुछ हल्के जो हैं सो मीडिया के हल्कों का भी जिक्र किया, दबाव डाल रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा दे दे। तो अगर इस्तीफ़ा दे देती पीपल्स पार्टी तो ये सूरत हाल तो ना होती इस वक्त। जो देखिए मेरे साहब, सियासत में जो सियासी बसीरत होती है ना, वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, और जब तक कि वो बसीरत ना हो और कलेक्टिव विजडम ना हो और मुशावरत ना हो, ये एक के फ़र्द वाहिद के कोई डिसीजंस नहीं होते। और पीडीएम में चूँकि एक मंझी हुई सियासी सोच के लोग सारे इकट्ठे हुए, और इसका क्रेडिट हम ज़रूर लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारी लीडरशिप ने, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने प्रोवाइड किया, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जिसकी वजह से वजूद में आई पीडीएम। तो इसमें मैं सबको ट्रिब्यूट करूंगी कि इसमें हर एक जो सोच है, एक मुदब्बराना सोच रखने वाले लोग हैं, तो वो जो भी फैसला करेंगे और कर रहे हैं वो उसका आप नताइज देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये वक्त दिखाएगा कि ये फतह जो है इन्हीं की होगी। अब शकूर शाद साहब सुने ज़रा, आप ताल्लुक़ क्योंकि सिंध से है, तो सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो पीटीआई के उम्मीदवार थे सेनेट के, उनके बारे में कल लियाकत जतोई साहब ने कुछ कहा था, उन्होंने क्या जवाब में कहा? मैं आपको ये बताना लाजमी चाहता हूं कि आज रात अभी आपको इंशाल्लाह नोटिस भेजूंगा, उसके बाद जल्दी आप और हमारी मुलाकात होगी हाई कोर्ट में, डिफेमेशन में केस करूंगा आप पे, और आपको बताऊंगा कि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, आपने जो बेहुदा इल्जाम लगाए हैं तो ये आपको साबित करना पड़ेगा। तो ये जो सैफुल्लाह अबड़ो साहब का जो बयान था, इसके जवाब में आज लियाकत जतोई साहब ने क्या कहा, जरा वो सुने। ये सैफुल्लाह कौन इसको जानता है, कोई सियासत में कभी इसने पाँव रखा, ये ऐसे नोटिस भली भेजे, मैं एक दफ़ा जाके इसको कोर्ट में बता दूंगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हें टिकट किस तरह से दिया गया, और उसके सबूत हैं हमारे पास। अगला लायामल इंशाल्लाह सब दोस्त, मैं अकेला नहीं हूँ, इफ्तिखार सुमरो साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, अला बशोनर साहब है, मुमताज़ शाह साहब है, जुल्फ़कार शाह साहब है, राजा जखरानी साहब हमारे साथ हैं, उर्सानी साहब हमारे साथ है, और काफ़ी ऐसे अयूब शर है, अभी मैंने आपको बताया कि खालिद राजपर साहब भी हमारे साथ हैं, काफ़ी सिंध के काफ़ी वो लोग जो इलेक्टेबल हैं,
जो कभी हारे हैं कभी जीते हैं। इस दफ़ा तो हमें हरवाया गया था, तो इंशाल्लाह हमारा 26 को इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है, और उसमें हम अपना लाए अमल तैयार करेंगे। तो 26 फरवरी को लियाकत जतोई साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो अपना लाए अमल तय करेंगे, और कुछ उनके करीबी ज़राए कह रहे हैं वो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। शकूर शाह साहब, आपकी पार्टी जो है सिंध में एक क्राइसिस से गुजर रही है। एक तरफ हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो गिरफ्तार हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आपके ख्याल में सिंध से सेनेट के टिकट ठीक दिए हैं तहरीक इंसाफ ने? देखिए, मैंने तो शुरू से इन फैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी, खुलेआम बात की थी, क्योंकि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर हमसे राय ली जाती तो हमें बाहर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फैसले हो गए थे। और जब पता चला और इसके रद्दमल का पता चला, क्योंकि मैं समझता हूँ PTI की गवर्नमेंट में सिंधी और बलोचों को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो नहीं मिली है। इसका भी मैं गिला है। सिंध से मैं वाहिद बलोच से मैंने हूँ, बलूचिस्तान से खान मोहम्मद जमाली साहब वाहिद बलोच है मैंने, लेकिन हम फाइट में लगे हुए हैं। ठीक है, हम एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं। सिंधी जो होते अगर यहाँ से जिन्होंने कुर्बानियाँ दी बुरे दिनों में, जब बदतरीन दौर में कोई आपके साथ चल रहा था, तो उनको आप देते हैं। अमीर बख्श भुट्टो जैसा एक शरीफ आदमी, इंतहाई नफीस आदमी, और उनके एक बहुत बड़े कबीले के हैं, भुट्टो साहब से वैसी मुंशियत भी मुस्लिम ख़ानदान से लोगों को है, उनको दे देते। या लियाकत जतोई, उनके भाई सदाकत जतोई वगैरह हैं, उर्सानी साहब हैं, दूसरे लोग हैं। आपके ख्याल में सैफुल आबड़ो को टिकट गलत मिला है? मैंने तो दोनों कैंडिडेट्स के बारे में कहा था कि दोनों को, फैसल वाडा भी और सैफुल आबड़ो दोनों को गलत मिला। बिल्कुल, मैंने उस वक्त कहा था, अगर मेरी बात उस वक्त मान ली जाती और इनको बिठाकर, हम सबको बिठाकर ये तय करते कि कोई वे आउट होता उसका, तो आज इस नौबत पे नहीं पहुंचते। आज ये बात अंदर की बात बाजारों और चौकों चौराहों पर ना आती। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर टेक्निकल गलती की गई है, इसका अजाला अब भी मुमकिन है। अभी भी इनको अगर बिठाया जाए तो कोई रास्ता निकल सकता है। फैसल वाडा को बिठा दिया जाए? नहीं, पार्टी के फैसला साजों को बिठाया जाए जो मैटर करते हैं। अच्छा। जो मैटर करते हैं। अच्छा। तो अभी भी वक्त है, अभी वक्त गुजरा नहीं है आपके। अभी भी मैं समझता हूँ अगर लियाकत जतोई साहब को आप दीवार से लगाएंगे या उनके खिलाफ जो लॉबीज़ हैं उनको आप तक़वियत देंगे, तो उनके साथ जैसे कि उनके खिलाफ शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया आज। जी, जैसे ये तो क्या बोलूँ मैं इनको, ये भी क्या नाम है तो अभी वक्त है कि पार्टी को चाहिए कि इस मसले को सॉल्व करें। अभी भी रिजॉल्व करने के मौके हैं, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। इससे पहले कि वो कोई फैसला लें, आपके सिंध में जो क्रीम लोग हैं उनको भी आप निकाल दोगे, बाकी रह कौन जाएगा। जी, एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। लियाकत जतोई साहब ने जब सैफुल्लाह अबड़ो पर इल्ज़ाम लगाया तो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने इस्लामाबाद से बयान जारी किया कि लियाकत जतोई साहब नैब ज़दा हैं और वो अपने इल्ज़ाम का सबूत पेश करें। तो उसके बाद हमें जो सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं उनके बारे में भी ये नैब के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इनके कुछ साल पहले, 2 साल पहले इनके ये अरेस्ट वारंट जारी हुए थे और पूरा केस है इनके खिलाफ। तो ये भी नैब ज़दा हैं। तो अगर लियाकत जतोई को जिन साहब ने नैब ज़दा कहा है, उनकी खिदमत में ये डॉक्यूमेंट पेश है कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब भी जो हैं वो नैब ज़दा हैं, लेकिन जब उनको आप टिकट देते हैं तो शायद आपके पास कोई ड्राई क्लीन मशीन है जिसमें आप उनको बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। अब आज लाहौर में मीटिंग हुई है जी, शहबाज शरीफ साहब की अदालत में मीटिंग हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। आप लोग कितने पुरुमीद हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में? देखिए, हम तो बहुत पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीदें जो हैं वो बर आएंगी, क्योंकि हमने जो बहुत सोच समझ के और बहुत जैसे मेरे भाई ने कहा कि देखिए जो हमारे मेंबर पार्लियामान है ना, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, ये शऊर रखने वाले, सोच रखने वाले लोग हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाज़मीर भी हैं और मुल्क की बेहतरी सोचेंगे। जो मुल्क की बेहतरी होगी, ये सारे मेंबर्स जो हैं ये अपने अपने हलकों से नुमाइंदे हैं अपने हलकों के, उन्होंने वापस अपने हलकों में भी जाना है और वो ऐसे एक शख्स के लिए वोट कर लें जो इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, मैं नहीं कह रही कि वो सारा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, बट लोगों की नज़र में परसेप्शन जो है, दुनिया की नज़र में
वो मेन पर्सन है आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर। चलें। तो लोग मेरे ख्याल में एहतसाब तो फिर करेंगे अपने नुमाइंदों का। अच्छा, तारिक अगर मुदज्जल वो साहब, ये वोट नहीं जल्दी करते। से ये बताएं, हमजा शहबाज साहब की आज जमानत हो गई है, क्या उनकी रिहाई जो है वो बुज़दार साहब के लिए कोई ख़तरा बन सकती है? बुज़दार साहब के लिए बिल्कुल बनेगी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बुज़दार साहब की जो एक कठपुतली हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है वो गिरती हुई दीवारों को एक आखिरी धक्का देंगे। तो तहरीक में इत्मीनान आएगी? कुछ भी हो सकता है इस वक्त जो ऑप्शन। असल में बात तो घूम फिर के वहीं पे आ रही है ना कि असम्बलियों से जो इस्तीफे देने वाली बात थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, तो असम्बली के अंदर रहकर इलेक्शन लड़कर हाउस के अंदर बैठ के जो जद्दोजहद है वो ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें इस्तीफे भी हैं, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है, लॉन्ग मार्च भी है, और ये सारे मिलकर इंशाल्लाह इस हुकूमत के खात्मे का सबब बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकूर शाद साहब। जनाब मैं अगर इजाज़त मैं कहता हूँ कि बुज़दार को ख़तरा कम है, मरियम की सियासत को ज़्यादा है। चले, ये शकूर शाद साहब का आखिरी फ़िक्र है कि बुज़दार साहब को ख़तरा कम, नवाज़ की सियासत को ख़तरा ज़्यादा है। वैसे तो इन्होंने ख़तरा और भी बताया कि लियाकत जतोई भी एक ख़तरा है सैफुल आबड़ों के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।